नमस्कार शोधार्थियों। ये विमर्शों का दौर है और विमर्शों में उलझे हुए लोगों के बीच अगर कोई रचना स्वस्थ संवाद के पुल बना रहे हो तो मेरा ध्यान खींचती है। देखिए, एक अच्छा लेखन वही है जो जितनी बार भी पढ़ा जाए उतनी बार हमें कुछ नया दे जाए। चूंकि यह आत्मप्रचार का भी युग है और लोग जूझ रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट के ज़माने में कि कोई भी रचना अपने दौर में ही नहीं, अपने युग में ही नहीं, आने वाले समय और समाज को भी कुछ दे जाए। मैं मानती हूँ कि हर युग की अपनी चुनौतियाँ होती हैं, पर अपनी भाषा भी होती है, अपना मिजाज होता है। तो युग की चुनौतियों को पहचानने वाली रचनाएं, अब नए मुहावरे गढ़ने वाली भाषा और संवाद कायम करने वाली रचनाएं मेरा ध्यान खींचती हैं। चूंकि आलोचना का काम दिनों दिन और कठिन, कठोर और मैं कहूँगी पारदर्शी भी होता जा रहा है। अब जब हम किसी पुस्तक को लेकर बैठते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो हम उस रचनाकार के सहयात्री होने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम उसकी मनोभूमि पर उसकी वैचारिकता को, उसके लिखे और साहित्य की अन्य विधाओं को भी खंगालने की कोशिश करते हैं। और जब हम इन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं तो तटस्थ होकर हमें देखना होता है। यानी चाहे वो लेखक है, कहानीकार है, साहित्यकार है, कथाकार है, आलोचक होने के नाते मुझे उन रचनाओं से एक तटस्थ संलग्नता कायम करनी पड़ती है। यानी रचना किस विधा में है और किस विधा में वो अपनी उस विधा में रहते हुए, उसके फ्रेम में रहते हुए वो अपने समसामयिक चुनौतियों से टकराती है कि नहीं, या तत्कालीन जड़ताओं को तोड़ती है कि नहीं, इन सब को मैं देखती हूँ, ध्यान देती हूँ। आलोचनात्मक विवेक को निष्पक्ष रखना चाहिए और ये विवेक निष्पक्ष रहे तभी समूची मानवीय संवेदना को और उसको उसके भीतर की जो रचनाकार का, साहित्यकार, कथाकार का मोटिव है, उसको पहचानने में मदद मिलती है। हम जिस दौर में जी रहे हैं ये केवल संवेदन शून्य दौर नहीं है, बल्कि रचनाओं और आलोचना का सैलाब लगा हुआ है। हम एक लगातार उत्तेजना और उन्माद के दौर में जी रहे हैं और यहाँ रचनाओं में रचना को लेकर जब हम बैठते हैं तो रचनाकार के आकलन में कई बार जल्दीबाजी हो जाती है, न्याय नहीं हो पाता, लोग दुराग्रह के शिकार होते हैं। तो किसी भी रचना को, उसके लोकतांत्रिक स्वरूप को, उसकी निजता को सुरक्षित करते हुए उसके भीतर जो नयापन है, जो नई चीज़ें गढ़ी जा रही हैं, जो नए ढंग से देखा जा रहा है, इसकी ईमानदारी भी आलोचक को बरतनी होगी, वो देख पाए। तो हम जब किसी संकलन का आकलन करने बैठें तो हो सकता है कि कुछ बेहद ज़रूरी रेशा, कोना छूट जाए हमसे, छूट सकता है, लेकिन हमारा साक्षात अधूरा नहीं रहना चाहिए। हम जब उसे देखें तो उसकी समग्रता में हमारी लेकिन ये नैतिक कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी रचनाकार के विविध पहलुओं को, यानी उसके कथाकार मन को, उसके आलोचक मस्तिष्क को, और अगर उसके भीतर कोई कविता का मिजाज भी है तो उसको उसकी संपूर्णता में देख सके, आंक सके। अभी कुछ समय पहले मुझे प्रज्ञा दी ने अपनी एक रचना, कथा संकलन मालूशाही मेरा छलिया बुरांश, ये भेंट किया। मैं लगातार इस रचना के साथ हूँ। इस रचना की जो स्वायत्तता है, जो इसके भीतर का रिदम है, इसका इनर सेल्फ जिसे मैं कहती हूँ, उसके साथ हूँ और मैं रचनाकार के सहयात्री बनना चाहती हूँ। चूँकि मेरा आलोचक मन ये बार बार कहता है कि हम किसी रचना की परिक्रमा करके न लौटें, यानी हम भक्त नहीं हैं कि हम उसकी परिक्रमा करते रह जाएं। अगर रचना वर्चस्व के तमाम किलों को ध्वस्त करती है तो वो आलोचक की दृष्टि में अपने आप आएगी और ये कथा संकलन, ये कहानी संकलन करती है।
उन वर्चस्व की उन क्या कह सकते हैं, ये जो पर्यावरण में पसरी हुई ठसक, मूछ और पूंछ की लड़ाई है, उसको भी, उसकी भी शिनाख्त करती है। और इसीलिए ये रचना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो बात छोड़ी थी मैंने तटस्थ संलग्नता और संलग्न तटस्थता पर, जिसे मुक्तिबोध रचनात्मक संवेदना और संवेदनात्मक रचना ज्ञान कहते थे। ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान। देखिए, हर रचना का जो इनर सेल्फ जैसे मैं कह रही हूँ, वो उसकी ज़रूरी सामग्री रचनाकार के संवेदन से पैदा होता है, उसके अनुभवों से लगातार सींचता है। और जब वह अपनी स्मृतियों को, अपनी सुधियों के संग्रहालय को अपने सहृदय समाज के सामने खोल कर रख देता है, उससे साधारणीकरण कर लेता है, तो वो रचना पक कर, सींच कर मुकम्मल हो जाती है। और प्रज्ञा दी की ये कथा संकलन इस मायने में मुझे पूरा पका हुआ, सीझा हुआ संकलन लगता है। इसमें कुछ ज़रूरी कहानियाँ हैं कई क्रम में, और उम्मीद जगाती हुई कहानियाँ हैं, आस जगाती हुई कहानियाँ हैं। बुरा आदमी, शोध कथा, fidelity.com, माटी का राग, चमत्कारी कुंड, और शीर्षक नाम से ही मालूशाही मेरा छलिया बुरांश, स्याह घेरे चाल और मात के बीच ताबूत की पहली कील, ऐसी कुछ कथाएं, कहानियां इसमें मौजूद हैं। रचनाकार की पृष्ठभूमि, उसकी मनोभूमि और उसकी प्रतिबद्धता हमेशा उसकी वैचारिकता की पहचान कराती है। और इस तरह से कथाकार प्रज्ञा जी की वैचारिकता का भी हमें पता चलता है। शोधार्थियों, जब मैं यह सारी बात कर रही हूँ तो निश्चित तौर पर इस कथा संकलन में मुझे समय का दबाव मिलता है। मुझे परिस्थितियों की डिमांड पर नहीं कथाकार लिख रही, बल्कि भीतर की बेचैनी को, भीतर के जो क्या कह सकते हैं, जो टीस है, पीड़ा है, जो यथास्थिति और जड़ता को तोड़ने की छटपटाहट है, वो मुझे साफ साफ दिखाई देती है। और यही वजह है कि मेरा फोकस इस कथा संकलन पर, इस कहानी संकलन पर पड़ा। जब जब मैं इसकी ओर लौटती हूँ तो उनके संवेदनात्मक संसार को खंगालते हुए, उनके अनुभवों को जीते हुए, मैंने कहा ना, सहयात्री होते हुए, और उनकी स्मृतियों को के पन्नों को पलटते हुए भीतर तक उस पीड़ा से, उस यातना से, और जो ग्राफ उठता गिरता है, उससे लगातार टकराती हूँ। यही साहित्य का होना है, और यही कृति को इस नज़र से चिन्हने पहचानने की ज़रूरत होती है। कहानियों को पढ़ते हुए उसमें डूब जाना चाहिए। और कहानियों को पढ़ते हुए मैंने ये पाया कि बार बार ठहरें, और ठहरने के बाद फिर उस गति पकड़ें। यानी पढ़ना, ठहरना, ठहर कर पढ़ना। जो पढ़ा जा रहा है उसका पैरामीटर क्या है, क्योंकि पाठक खुद कंटेंट के पास आ पा रहा है या नहीं, पाठक अपने को कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं। क्योंकि टेक्स्ट को पढ़ना दूसरी तरह से होता है, लेकिन फिक्शन को पढ़ना बिल्कुल अलग तरह से होता है। आप कई बार कुछ समीक्षाओं, आलोचना और आकलन विश्लेषण को देखकर भी टेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, कहानियों की ओर बढ़ते हैं। तो ये लड़ाई दरअसल, इसमें मुझे अनुभूत सत्य से ज़्यादा अपने आसपास इर्द गिर्द परिवेश की सत्य उजागर होते दिखाई देते हैं। और ये जीवन का सहज प्रवाह है जो इस कथा संकलन में भी मुझे दिखाई देता है। यानी कि ये अपने कमाए अनुभव भी हो सकते हैं, और जैसे कि आग को छूने से हाथ जल जाएगा, ये खुद अनुभव करके हाथ को जलाने से बेहतर है कि अगर जो जले हुए हैं उनके अनुभव को अपने में समो लिया जाए, उससे हम सहमत असहमत हो सकते हैं। तो प्रज्ञा दी की इस फिक्शन में मुझे कल्पना की उड़ान से ज़्यादा वास्तविकता की ज़मीन दिखाई देती है, और यहीं से मैं रचना में प्रवेश करती हूँ। यहाँ बिना किसी
तामझाम के, बिना किसी साज सजावट, मंगलाचरण के, यशोगान के, प्रशस्ति गान के, कोई बंधनवार नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई चमक दमक नहीं, पर कौतूहल है, जिज्ञासा है, और वो हमारे भीतर को तृप्त करता है और मैं रचना से जुड़ जाती हूँ। देखिए, जहाँ तक भाषा की बात की मैंने, जहाँ तक कंटेंट की बात की, और अपनी इस त्वरा में, अपनी कहानियों की इस को जो वो पकड़ती हैं रेशे रेशे को, उसमें वो दरअसल बड़ी शिद्दत से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर देती हैं, और यहीं पर प्रज्ञा जी की रचनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। शोधार्थियों, इस संकलन में प्रज्ञा जी कहती हैं, मैं उनकी भूमिका से छोटा सा एक अंश आपके साथ साझा करूंगी। पिछले कुछ दशकों में राजनीति, समाज, शिक्षा, भाषा, मनोरंजन और व्यापार सभी में मनुष्य विरोधी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं। आज आप क्या कर रहे हैं यह मायने नहीं रखता, इससे कहीं अधिक यह मायने रखने लगा है कि किसके खिलाफ कह रहे हैं। आपके मूल्य और आदर्श कितने मानवतावादी हैं, इससे कहीं अधिक यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका नाम, धर्म और विचारधारा क्या है। जैसे ही सत्ता समर्थित विचार से आप टकराते हैं, व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, टकराते हैं, तो एक आक्रामक संकीर्णता आप पर हमला बोल देती है। यानी आपकी आवाज में कहीं हाशिए की आवाज अगर मिली हुई हो या मिल जाए तो खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि सत्ताएं चारों ओर से आपके शब्दों को एक न दिखाई देने वाली बड़ी सी छन्नी लेकर जांच रही हैं। आप पर निरंतर दबाव बनाए जा रहे हैं। आप अनुभव करते हैं कुछ स्याह घेरे आपका निरंतर पीछा कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी आवाज कहीं रुक रही है। इस संग्रह की कई कहानियों में आपको इन स्याह घेरों की परछाइयां मिलेंगी। कथ्य और शिल्प को लेकर, दोनों को लेकर प्रज्ञा जी बहुत सचेत हैं, और मैं कहूँगी कि वो अगर इन सारी चीज़ों को चिन्हते हुए, पहचानते हुए भी ये दुस्साहस कर रही हैं कि अपनी इन कहानियों के द्वारा आपसे एक संबंधों का, सरोकारों का, संवाद का पुल बना रही हैं, तो ये स्वागत योग्य है। मैंने कहा ना कि कहानी संग्रह जब मेरे हाथ लगा, बेचैनी तो तभी से बढ़ी हुई थी कि मैं इसे कब पढूं, कब ख़त्म कर दूं। तो और चूंकि कई सिटिंग होनी पड़ी, कुछ व्यस्तता के नाते, और कुछ इन कहानियों को मैं चाहती थी कि गहराई से इसका अध्ययन करूं, तो मैंने दोबारा भी कुछ कहानियां पढ़ी। मेरा छलिया बुरांश, ये कहानीकार प्रज्ञा जी का ज़रूरी संग्रह इसलिए है कि अपराधों की क्रूरता को देखते हुए, पहचानते हुए मनुष्यता पर से जैसे लगता है कि भरोसा उठ रहा है। मेरा प्रयास रहा है कि अपनी कहानियों में, मैंने इनकी कहानियों में जो समय के साथ साथ एक कटुता बढ़ी है, जैसा कि ये खुद भी कहती हैं, उसको, उस कटुता को पहचाना जाए और मनुष्य और मनुष्यता के भरोसे को जीवित रखा जाए। और यही वजह है, ये मोटिव है कथाकार का कि वो अपनी कहानियां आपसे साझा कर रही हैं। अब आप देखें शोधार्थियों, इन पंक्तियों को जब आप पढ़ते हैं तो जिस पगडंडी पर आप चल रहे होते हैं, आपको पाठक होने के नाते, एक जिम्मेदार सामाजिक होने के नाते एक निश्चित तौर पर एक दबाव महसूस होने लगता है। रचनात्मक दबाव जिसे मैं कहती हूँ, रचनात्मक हस्तक्षेप जिसे कहती हूँ मैं। और पाठक अगर कहानी पढ़ते हुए अपने समय का, अपने समाज का, अपने युगीन चुनौतियों का, सामाजिक दायित्वबोध का दबाव महसूस करने लगे, तो समझिए कि कहानियाँ सार्थक हैं, मुकम्मल हैं और अपने सोद्देश्य हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करती हैं। प्रज्ञा जी की कहानी संग्रह की इन 9 कहानियों पर आप जब नज़र डालें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ साफ नज़र आती हैं। पहली क्या? उम्मीद।
मैंने कहा ना कि ये संकलन उम्मीद जगाता हुआ संकलन है। इन कहानियों की सबसे बड़ी कोशिश और सबसे बड़ा संकल्प और संकल्प से सिद्धि उम्मीद ही है। ये उम्मीद का दामन थामे रहती हैं रचनाकार के तौर पर। यानी विकट से विकट स्थितियों में भी कहानीकार लगातार उम्मीद पकड़े रहता है, उम्मीद पेश करता है, उम्मीद परोसता है और उम्मीद थमाता है। आप ये किरदार भी देखें, ये तमाम किरदार मुश्किल स्थितियों और परिस्थितियों में जी रहे हैं, जूझ रहे हैं, जुझारू हैं, लेकिन जुझारू होकर के भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। दूसरी बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगी संकलन में कि ये अंतः मन की पड़ताल करती हुई कहानियां हैं। ये मनोविनोद के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि मन मंथन के लिए, यानी पाठक को सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां हैं। मन के मंथन को पाठक को विविध पहलुओं पर समानांतर चलते हुए विविध पहलुओं पर आकलन, विवेचन, विश्लेषण करने को मजबूर करती हैं। अपने जीवन का विश्लेषण कि देखो, लेकिन इस तरह से देखना जरूरी है। तीसरी बात जो मुझे लगती है, क्योंकि मैं सूत्रों में बात करती हूँ और उसी से आप समझ पाएंगे कि कहानियों में विविधता है। मुझे बहुत से शेड्स, प्रायः ऐसा देखने को कम मिलता है कि किसी कथा संकलन में, कहानी संकलन में बहुत से शेड्स मिले, पर यहाँ कहानियों में मुझे विविधता मिलती है। और ये विविधता प्रज्ञा जी की खूबी भी है कि हर कहानी में बड़ी बारीकी से उसके मोटिव को, उद्देश्य को अलगा देती है। यानी कसौटियाँ हर जगह हैं, स्थितियों के दबाव हर जगह हैं, लेकिन अपनी स्थितियों की कसौटी पर कहानियाँ लगातार घूम रही हैं, परिक्रमा कर रही हैं, पर केंद्रीय विषय वस्तु कहीं नहीं बदलता। चौथी बात जो मुझे ज़रूरी लगी, जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगी, कि इन कहानियों से गुजरते हुए, इनको गहराई से पढ़ते हुए ऐसा लगा कि विजुअलाइज हो रही हैं चीज़ें, सामने एक दृश्य चल रहा है। यानी कि ऑडियो विजुअल माध्यम से जैसे आप जुड़े हुए हों, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। ये कहानियाँ बिल्कुल वैसी लगती हैं जैसे फिल्म की पटकथा रची गई हो, सामने पटकथा लिखी गई हो। और सबसे खूबसूरत पहलू इन कहानियों का है कि चलते चलते जैसे एक शुरुआत होता है, आरंभ होता है, एक मध्य और एक क्लाइमेक्स पर जब पहुंचती हैं तो ये पाठकों को आंदोलित करती हैं, प्रश्न देती हैं, बेकल करती हैं, झकझोर देती हैं। यही मंशा होनी चाहिए किसी कथाकार की, कि वो रिझाए नहीं, सुलाए, बहलाए, सहलाए नहीं, बल्कि आंदोलित कर दे, कुछ प्रश्न, कौतूहल जगाए। प्रज्ञा जी जब भूमिका में लिख रहे हैं कि शिल्प और कथ्य दोनों को लेकर उन्होंने कई प्रयोग किए, तो ये प्रयोगधर्मी होना चाहिए। किसी भी प्रगतिशील सोच को, विचार को, संदेश को अगर पहुंचाना है तो प्रयोगधर्मी होना पड़ेगा। तो जो वो प्रयोग करती हैं, तो कहानियों में जो जिस प्रेमाइसिस से वो गुजरती हैं, और सहसा हम उन्हें देख लेते हैं, रचनाकार को देख लेते हैं वहाँ पर, कि वो नेपथ्य में कैसे उस सूत से बने, बहुत बारीक सूत से लेकिन बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ, कनेक्टेड सा लगता है मुझे। दृश्यों का विवरण, चरित्रों की मनस्थिति लेयर्स में उद्घाटित होते हैं, कई तहों में उद्घाटित होते हैं। तो उसकी तह में आप जब लगातार पहुंचेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि कहानीकार ने बड़ी जतन से, बड़े मनोयोग से इनकी लेयर्स को एक दूसरे पर क्या कह सकते हैं, ढका नहीं, एक दूसरे पर चढ़ाया है। ऐसा लगता है कि मानो कहानीकार खुद बार बार उससे टकराता है, उससे जूझता है, बहुत सारी चीज़ें टूटती दरकती हैं, और फिर आत्मसात करते हुए उस बेचैनी को, उस पीड़ा को, उस टीस को कागज़ पर उतार देता है। और यही एक अच्छे कहानीकार की खूबी भी है, उसके लेखन की यही खूबसूरती है। जब तक कहानी के चरित्र को बिल्कुल करीब से चिन्हा न जाए, उसे महसूसा न जाए, तब तक वह कागज़ पर उतरने के लिए पूरी तरह से पका हुआ, सीझा हुआ नहीं होता, और पाठकों के पढ़ने लायक है, पाठकों तक परोसने लायक, या चरित्र के साथ एक करने और उनके साथ घुल मिल जाने की जो इन कहानियों की खूबी है। तो ऐसा लगता है कि पाठक को अपनी रचनाओं में वो एक अहम पहलू बनाकर रखती हैं। कोई भी कहानी आप उठा लें,
मसलन कहानी की पहली, इस संग्रह की पहली कहानी है बुरा आदमी। देखें, देवेंद्र खुद से कहता है, साली यह भी कोई जिंदगी है, रोज मरो खपो और जिंदा रहो, बार बार मरने खपने को। आज कोई ठीक जगह काम मिल जाए तो अभी लात मार दूं इस नौकरी पर। तो आप देखें कि ये सिर्फ देवेंद्र का हाल नहीं है, ये देश के उन तमाम लोगों का हाल है जो उकता गए हैं, एक उबाऊ अवसाद से लगातार जूझ रहे हैं, एक ही दिनचर्या में घिसट रहे हैं, अपने बॉस के आदेश में चकर घिन्नी की तरह लगातार घुटते पिसते रह रहे हैं। देश के ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग, वो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या सरकारी नौकरियों में हो, सबकी कमोबेश स्थिति ऐसी ही है। वो कुछ और नहीं कर रहे, उससे कुछ अलग नहीं कर रहे होते, या फिर जो जितने कायदे की सोच रहा होता है उससे पैरेलल बहुत सारे लोग अपने अपने फायदे का सोच रहे होते हैं। तो कायदा बहुत पहले फायदे से दब चुका है। तो हम अलग कुछ सोच नहीं पा रहे, किसी दिशा में अपने मन की का विचार, अपने तर्क, अपने लॉजिक, अपनी सोच विवेक को रख नहीं पा रहे। ये कमोबेश सबकी स्थिति है। इसी से जुड़ा एक और बिंदु भी है, बॉस। ये अपने समय और अपने व्यक्तिगत स्पेस में बेशक सतर्क हो सकता है ना, सक्रिय है, उसके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उसके समय की चिंता वो नहीं करता, उन्हें स्पेस नहीं देता। मतलब ये बॉस से किसी मानवीयता की उम्मीद भर करना, अपेक्षा करना इस दौर में सबसे दुर्लभ बात है। देखिए, बहुत सी कहानियां लिखी जा रही हैं लगातार, पर वो सब समाज के ही घटनाओं से, परिस्थितियों से जन्म लेती हैं। और कई कहानियों को हम लगातार जब पढ़ते हैं तो पाठक को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस दृश्य से तादाद में बैठाने में, साधारणीकरण करने में। बार बार पीछे पन्ना पलटना पड़ता है कि ऐसा है तो ऐसा क्या सब जगह है, ऐसा क्या हम देख पा रहे हैं, या ऐसा हमने कभी देखा है। ऐसे में ये माना जाता है कि कहानी जब पाठक से संवाद कर पाने में सक्षम हो, जब वो अपनी सी लगने लगे, अपने भीतर घटे हुए दृश्यों को, अपनी पीछे अपनी परिस्थितियों को, घटनाओं को हम देखने में उसमें सक्षम हो, तभी लगता है कि ये हमने कभी देखा है, कभी सुना है, और ये हम विजुलाइज कर पाते हैं, उससे हम साधारणीकरण कर पाते हैं, और उस कहानी का महत्व फिर हमारे लिए अपनी ज़िंदगी में उसका महत्व बढ़ जाता है। प्रज्ञा जी की कहानियाँ निश्चय ही अपने पाठकों से, अपने समाज से, अपने आलोचक से संवाद करती हैं, और लगता है कि जैसे एक सिनेमा घट रहा है और देवेंद्र का अंतर और बाह्य जो है वो लगातार लहूलुहान है, जूझता है, एक टकरा रहा है, और समाज की असलियत को, उसके भीतर जो कुछ डूब उतरा रहा है, जो उठापटक हो रही है, जो उबल रहा है, सीज रहा है, वो है मध्यम वर्गीय लोग और मध्यम वर्गीय लोगों की हकीकत, जिसको बयां करने में पूरी तरह से वो खुद सक्षम नहीं है, पर वो पात्र, वो किरदार अपने पाठक से संवाद कर रहे हैं, साहस कर रहे हैं। तभी ये साहस ही तो है कि वो कहता है कि जीना जैसे रोज अपने को किसी जोखिम से निकालना हो गया है। किसी जमाने में कविताएं लिखा करता था, पर अब शहर ने मेरे शब्दों को मार कर मुझे क्लाइंट्स के टारगेट तले कब का कुचल दिया। तो ये महानगर की चकाचौंध है, और महानगर, मेट्रोपॉलिटन शहरों की चकाचौंध में एक अदना से साधारण आदमी की यही हालत होती है कि उसे अपनी तमाम मुश्किलों से जूझते हुए बार बार वो एक दिन में कई बार मर रहा होता है। और जो देखना जानता है, जो समझता है, जो देखना जानता है, वो अपनी स्थिति का बयान इसी तरह कर सकता है, जैसा देवेंद्र कहते हैं कि खुद के थपेड़ों से वो बार बार उलझता है, और कहानी के अंत में वो एक नई तरह का देवेंद्र बन जाता है। माने अपने अंदर ही व्यक्तित्वांतरण, बहुत बहुत तब्दीली,
व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आ जाता है। तो एक अच्छा आदमी इस क्रूर व्यवस्था को से पिसते पिसते, जूझते टकराते, लहूलुहान होते अंत में एक बुरा आदमी बन जाता है, पूरी तरह तब्दील हो जाता है। तो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। ये वाला देवेंद्र हमें धीरे धीरे दिखाई देने लगता है, उसके कई शेड्स दिखाई देने लगते हैं। हर व्यक्तित्व में सफ़ेद स्याह होता है, लेकिन परिस्थितियों के घात प्रतिघात से, अनुपात से वो स्याह रूप, वो श्याम रूप किसी में प्रबल हो जाता है। तो मौका मिलने पर देवेंद्र के नाखून बढ़ने लगते हैं, वो परेशान हाल लड़की के बदन पर फिरने लगते हैं। एक कहानी के अंत में तो दो बातें होती हैं। एक तो एक देवेंद्र एक बुरा आदमी के तौर पर दिखाया जाता है, और दूसरा देवेंद्र इस बात को मानता है, खुद बोलता है कि वो बुरा आदमी है। आदमी तब तक अच्छा है जब तक उसको बुरा कहने का, करने का मौका न मिले। बुरा करने का मौका मिलते ही, जैसे सदाचार के तावीज़ में हमने देखा था, बुरा करने का मौका मिलते ही वो अपनी आदिम सच्चाई पर आ जाता है। मौका पाकर वो बुरा आदमी होना और सबसे पहले मनुष्यता का मर जाना, सबसे पहले मनुष्य का खात्मा कर देना, ये उसका पहला लक्षण होता है, अपनी मानवीयता को कदम घोंप देना। तो साथ में बुरा होने की स्वीकारोक्ति भी कि हाँ मैं बुरा आदमी हूँ। इस समय से आगे की बात है, प्रज्ञा जी की कहानी में ये दूरदर्शिता है, ये दूर की बात है कि एक होना और एक उसे स्वीकार कर लेना। दूसरी कहानी के आप जब शोध कथा पढ़ते हैं तो आपको देश की शिक्षा व्यवस्था पर, उसकी खासकर उच्च शिक्षा व्यवस्था में उसकी कलई खोलती है प्रज्ञा जी नजर आती हैं। जिस देश में शिक्षा पर सबसे कम खर्च किया जाता है, जहाँ शोध की क्वालिटी, गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा सकते हैं, किस तरह के शोध होते हैं, किस तरह के निर्देशक, और शोध को लेकर जो समय की, एनर्जी की बर्बादी होती है, और उसके जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं, और वो उन सबको कटघरों में खड़ा करके प्रज्ञा जी देखती हैं साक्षी भाव से। तो शोध कराने वाला, शोध करने वाला और अपने काम को लेकर कोई कर्तव्य निष्ठा नहीं, कोई ईमानदारी नहीं, सब तरफ ढोंग का जामा है, एक स्वांग सा रचा जाता है शोध को भी लेकर। आप देख रहे हैं, और उच्च शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा ये साफ साफ नजर आता है कि ईमानदारी का ढोंग किया जा रहा है। और जब शोध पूरा कर दिया जाता है तो उसके लिए साक्षात्कार का भी खेल रचा जाता है। साक्षात्कार लेने वाला अपने को दिग्गज, बड़ा विद्वान, एक्सपर्ट कहता है, और वो इतना लिजलिजा और इतना घिसा पिटा और इतना घटिया होता है, इतनी औसत समझ रखने वाला, औसत से कम समझ रखने वाला साक्षात्कार लेने वाला एक्सपर्ट होता है। तो कुल मिलाकर आप देखें कि उच्च शिक्षा का जो खोखलापन है, जो स्वांग है, जो अश्लील नाटक कहूँगी मैं, अश्लील नाटक है, दिखावा है, उसको प्रज्ञा जी सामने लाने में, उसको खोलने में, साक्षात कराने में सफल होती हैं। और इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि देश में शिक्षा की कितनी लचर है, शिक्षा की स्थिति कितनी लचर है, और ये दो रंगी, ये बेढंगी पूरी व्यवस्था, और इसमें उच्च शिक्षा का जो खोखलापन है उसको उजागर करने में वो सफल होती हैं। शोधार्थियों, एक और ज़रूरी कहानी पहाड़ी फूल बुरांश और पहाड़ी प्रेम कथा, उत्तराखंड में प्रचलित प्रेम कथा है, लौकिक प्रेम कथा, मालूशाही, राजुला मालूशाही की प्रेम कथा को आधार बनाकर प्रज्ञा जी एक क्षमशील, कर्तव्यनिष्ठ जीवन और प्रेम की आँच सांच को अपनी कहानी में बखूबी परोसती हैं, निभाती हैं। मालूशाही मेरा छलिया बुरांश, ये कहानी का शीर्षक है, इसी शीर्षक से संकलन भी है। ये दो प्रेमियों के मिलन में आने वाले तमाम आफत, आपदा, विपदा और कष्टों को दो जातियों, दो देशों, दो अलग अलग परिवेश में जीने, रहने, बसने वाले लोग, उनकी प्रेम को जीवन पर्यंत, मतलब केवल जीवन में नहीं, केवल समय में नहीं, समय से परे जाकर निभाने की, उसे सराहने की, निभाने की, जीवित रखने की बड़ी कथा है। इस पर तो मुझे कहना ही होगा कि सामाजिक बंधनों में जकड़ा ये पूरा समाज
और उसके लिए चुनौती खड़े करते हुए ये प्रेमी युगल। एक तरफ प्रेमिका की चाह और एक तरफ प्रेमी का समर्पण, और दोनों मिलकर प्रेम की इबारत लिख रहे हैं जो इस सामाजिक ढांचे को, सामाजिक व्यवस्था को, तत्कालीन जो लोग हैं उनकी क्रूर हिंसक मनोवृत्ति को, और इस संवेदन शून्य समय में सुराख करते हुए, उसे तोड़ते हुए, उसे झकझोरते हुए अपना नया इतिहास लिख रहे हैं। यहाँ मनिल है और मुक्ता, इन दोनों की कहानी बुरांश फूलों की तरह दहकती चमकती है। राजुल्ला मालुशाही की लौकिक प्रेम कहानी की तरह इसमें जादुई तिलस्म सा है, एक सम्मोहन है जिसमें वो पत्रकार आ जाती है, धरा, जो दोनों का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचती है। इस जादुई सम्मोहन को बरकरार रखने में मुक्ता अपने मनिल के चले जाने के बावजूद, पार्थिव न रह जाने के बावजूद, संसार से विदा हो जाने के बावजूद उसकी प्रेम को बचाए रखती है और उसे जीती है। उसे अपने दिनचर्या में, अपने रोज़ रोज़ के सरोकारों में जीती है, हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रेम को अपने जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी बचाए रखने की, बनाए रखने की, बसाए रखने की एक सच्ची गमक, एक सच्ची जो बुरांश का लाल चटक रंग होता है, वो अनुराग का रंग भी होता है लाल, उसे बचाए रखती है, उसे खिलता हुआ, उसे खिला हुआ ही देखती है। तो ये प्रेम की सच्ची गमक को, उस आँच को और उस प्रेम के साँच आँच को बचाए रखने की मुहिम है ये कहानी दरअसल। क्योंकि धरा जब इंटरव्यू लेना चाहती है और बार बार पूछती है और मुक्ता बार बार उसको टालती रहती है, मनिल से बात नहीं हो पाती, मुलाकात नहीं हो पाती, तो दरअसल वो खुद ना केवल सम्मोहित है बल्कि उसमें धरा को भी शामिल कर लेती है और उसे सराबोर रखती है कि यहीं कहीं हैं, यहीं आसपास हैं, आज नहीं तो कल मुलाकात होगी। और जब धरा को ये सच्चाई पता चलती है कि मनिल नहीं है, वो पार्थिव रूप में अब यहाँ कहीं नहीं है, तो उसे एक अनबूझे सैलाब में उसे दरअसल धकेल देती है मुक्ता, कि वो स्मृतियों का, सुधियों का सैलाब है, वो अनुभव की सच्चाई है, वो प्रेम की संलग्नता है, वो जिस लगन को जी रही है उसको पूरी निष्ठा से दरअसल उसे पारलौकिक होने नहीं देती, उसे संसार से परे जाने नहीं देती। तो ये कहानी उस लौकिक प्रेम कथा को भी जिंदा रखती है, उसे अमर बना देती है और बुरांश के चटक लाल रंग को भी जिंदा रखती है। बेहतरीन कहानियों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। प्रज्ञा जी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।